नमस्ते मित्रों, चैनल वी आर आर्टिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में इट इज द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ अनन्या प्रोग्राम। इस अनन्या के अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ी हुई है मुंबई के एक वन ऑफ द ब्रिलियंट आर्टिस्ट हु क्रिएट्स अ प्रॉमिसिंग बॉडी ऑफ वर्क। मित्रों, हम सब जानते हैं हमारे जिंदगी में, हमारे घर में बचपन से लेकर आज तक ऐसे काफी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो शायद हम पहले यूज करते थे या हमारे घर में पहले हमारे पिताजी दादाजी जो यूज करते थे। एंड काफी सारी चीजें ऐसे होती है जो उस वक्त जो यूज करते हैं, जिसके साथ हमारी कुछ जुड़ाव लगाव रहती है, लेकिन वो आजकल पे नहीं रहती, उसको अबेंडन करके रखा जाता है उसमें। तो ऐसे कुछ abandoned emotions, abandoned memories, abandoned relationship, ऐसा इस कॉन्सेप्ट पे एक्सप्लोर करती हुई मुंबई की एक वन ऑफ द ब्रिलियंट आर्टिस्ट, promising artist is Nazneen. So today with us we have Nazneen Lalani, who has a bachelor's in architecture and a master's in urban planning. So something which she has, you can say, like her education qualification has trained her to have an acute observation. And लेकिन आज सुनेंगे उनको. Let us listen to her and find out like how she is exploring her acute observation and perspective in art. A warm welcome, Nazneen. Channel We Are Artists में स्वागत है. Thank you for having me here. It's always a great pleasure, Nazneen, to talk to you, to view your works, talk about it. मजा आता है इसमें. Nazneen, जैसे I know, or most of the people who love your art, they know that you have been working on beautiful objects, right, that are around our life. हमारे जिंदगी, हमारे घर में, हमारे जहाँ पे भी उसमें. But before I get into the main subject, I would like to know, like, you have your bachelor's in architecture, you have your master's in urban planning. Now this is something where you have forms that are functional, but like in art is something where you have forms that have an emotional communication. It has an imagination, it has an तो ये दो अलग रास्ते पे कैसे मुड़ गए? To start with, बचपन से डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, ड्राइंग, एंड नॉट ओनली ड्राइंग बट ऑल टाइप ऑफ क्राफ्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट था. सो आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स एंड फैमिली कि हमेशा वो मेरे हॉबीज को प्रमोट किए हैं या सपोर्ट किए हैं. वो फाइनेंशियल कंडीशंस जो भी हो, फिर भी उन्होंने जो भी सपोर्ट करना चाहिए कर रहे हैं. इसमें इंटरेस्ट बहुत था, बट साइंस में भी इंटरेस्ट था. सो ऐसा हुआ कि 12th में साइंस में अच्छा स्कोर कर दिए, तो आई हैड टू डिफरेंट चॉइसेस, या मेरे पर्सनल चॉइसेस थे, ईदर गो इन इंजीनियरिंग और गो इन फाइन आर्ट्स. इंजीनियरिंग में एडमिशन भी ले लिया, पर फिर सोचा कि फाइन आर्ट्स शायद नॉट प्रॉमिसिंग, क्योंकि हमारे प्लेसेस में ऐसा था कि आर्ट्स मतलब नहीं आता है कुछ तब, या साइंस में नहीं कुछ हुआ तब आर्ट्स लेना है करके. बट देन समहाउ कोई ने सजेस्ट किया कि लेट्स गो फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस थिंग्स, कि साइंस एंड आर्ट्स मिलाकर तुम आर्किटेक्चर में दोनों चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो. सो दैट्स हाउ आई लैंडेड अप इन आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर में एक क्या कहेंगे, वो क्रिएटिविटी को और वो डिजाइनिंग को बहुत नर्चरिंग मिली, बहुत आइडियाज मिले, बहुत क्लैरिफिकेशंस मिले उसमें, और उसमें एक मजा आया मुझे. एक टाइम था, या एक हमेशा ऐसा होता था कि लोग ऐसे डब्बा डब्बा बिल्डिंग बनाते थे मेरे क्लास में, और मेरी कुछ तो फ्री फ्लोइंग, यहाँ से रूम जा रहा है, ये लेवल पे जा रहा है, वो लेवल पे जा रहा है. तो मेरे बैचमेट्स कहते थे कि ये डिजाइन तुझे और तेरे सर को ही समझेगी, हमें पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा तो डब्बा 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 होता है करके. सो इट वाज लाइक दैट. मुझे वो डिजाइनिंग बहुत मजा आता था. फिर आर्किटेक्चर के बाद कुछ ज्यादा कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ कि मुझे करना क्या है लाइफ में. दूसरों को देखा, ओके मास्टर्स करना चाहिए करके मास्टर्स करने अर्बन प्लानिंग चले गए. After urban planning and after you can say 7-8 years of work in corporate life, I was more into numbers, Excel, PPT,
और क्रिएटिविटी से एक कनेक्शन छूट गया था। जो एक थोड़ा सा टाइम भी मिलता था पहले, वो अब ऑफिस के वर्क की वजह से फिर क्रिएटिविटी में कुछ टाइम नहीं बचा। एंड देन एक टाइम आया कि मैं खुद को क्वेश्चन करने लगी कि ये मैं हूँ क्या, मेरी क्रिएटिविटी कहाँ है, मेरा जो पैशन था या फिर जो जिसमें मुझे मजा आता था वो कहाँ है करके। देन एक उस चीज को भी थोड़ा टाइम लगा वो डिसीजन लेने के लिए कि एक पेइंग स्टेबल जॉब छोड़कर कैसे फाइनेंसेस एडजस्ट करके मुझे आर्ट्स में जाना है करके। बट फाइनली वो डिसीजन लिया। कमिंग टू दिस पॉइंट कि ये मुझे कहाँ और कैसे हेल्प कर रहा है। एक पेंटिंग बोलो या एक आर्किटेक्चर में जो हम डिजाइनिंग करते हैं, कॉन्सेप्ट्स आर मोर और लेस सेम, कि तुम्हें कंपोजिशंस, लाइंस, फॉर्म्स, मोर ऑफ पॉजिटिव स्पेसेस एंड नेगेटिव स्पेसेस, जो हम आर्किटेक्चर में कहते हैं कि आपका बिल्डिंग तो ठीक है पर बिल्डिंग के बीच की जो स्पेसेस होती है, जो आप एक तरीके से फ्लोइंग स्पेसेस होती है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने के लिए, या गार्डन स्पेसेस होते हैं, उसको हम जो निगेटिव स्पेस कहते हैं उसे भी क्रिएट करना होता है। इट इज नॉट ओनली कि तुम बिल्डिंग फैंसी बनाए, पर उसको जो कनेक्टिंग स्पेसेस है, जो निगेटिव स्पेसेस है, उसको भी क्रिएट करना होता है। वही चीज मुझे कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली पेंटिंग्स में हेल्प की। अभी जब मैं जो भी अरेंज करती हूँ ऑब्जेक्ट्स को या कुछ कंपोजिशन क्रिएट करती हूँ, तो आई डोंट गो फॉर ऐसा स्ट्रेट डब्बा या जो भी है। आई थिंक कि वो लाइंस एंड कंपोजिशंस कैसे एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट रख रही हूँ तो उसके बीच का स्पेस, उसके शैडो, सब चीजें कैसे एक दूसरे को बैलेंस करेगी। और वो एक निगेटिव स्पेस, या जो हम अभी पेंटिंग में देखेंगे तो जो व्हाइट स्पेसेस है या जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की स्पेस है, वो उसे भी डिजाइन करना होता है। तो वो आर्किटेक्चर की बहुत सारी सिमिलैरिटी जो टीचिंग्स सबकॉन्शियसली इसमें आई। पर अगर मैं कहूंगी कि आर्किटेक्चर में वी वर थिंकिंग मोर ऑफ अ स्पेस और अ फंक्शनल स्पेस, यहाँ पर ये है कि ये ऑब्जेक्ट्स है जो एक टाइम पर बहुत फंक्शनल थे, उसके बिना हमारा डेली काम नहीं होता था, या फिर हमारे फ्यू जनरेशंस बैक जब वो ऑब्जेक्ट्स यूज होते थे तब उसके बिना काम नहीं होता था। अब मे बी वो अबैंडन है, पर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उसको उठाकर कैसे उसको एस्थेटिकली प्रेजेंट करूं, प्लस वो देखकर एक सेंसिटिविटी या एक मेमोरी किसी की जाग जाए। जैसे मेरा, अगर मैं आपके क्वेश्चंस में भी ये है कि मैं ये ऑब्जेक्ट्स क्यों बनाती हूँ या ये इससे मैं क्यों फैसिनेटेड हूँ, तो मैं ये बोलूंगी कि काफी बार ऐसा, जैसे मैंने आर्ट्स लेने का जब सोचा उसके बाद भी कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या करना है करके, कि क्या चीजें बनानी, कौन से मीडियम में बनाना है, पोर्ट्रेट्स करना है, फ्लोरल्स करना है, क्या करना है। एक साल तो मैं सिर्फ सब चीजें इसका उसका देखकर ट्राई कर रही थी। पर तभी मैं मुंबई एक्सप्लोर करने के लिए हेरिटेज साइट्स पे जाने लगी, उसकी हिस्ट्री और ये पहचानने के लिए जाने लगी, क्योंकि मैं इतने सालों से थी पर हमेशा वर्क के इसमें कभी टाइम नहीं मिला जाने के लिए। तो वन सच डे में एक जंक मार्केट में गई, और जैसे आप कोई भी घर के पुराने घर में एक स्टोर रूम होता है जहाँ आप पुराने चीजें या जो नहीं काम आ रही वो चीजें रख देते हैं, वैसे ही वो जंक मार्केट होता है। या फिर हम शोरूम खोलते हैं तो हमको पहले केओस दिखता है कि सब एक के ऊपर एक हम रखते जा रहे उसकी सफाई कभी होने नहीं वाली है। वो केओस में आपको कभी वक्त कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा पकड़ लेती है, आपको आपका अटेंशन ले लेती है और आप एकदम से फ्लैशबैक में चले जाते हो। आप उन मेमोरी से घिर जाते हो कि बिल्कुल। सपोज एक टेबल है, मुझे अभी भी याद है कि ऑक्टागोनल टेबल था मेरे घर पे, और हमेशा केक काटना हो या कुछ किसी को खाना सर्व करना हो तो वो टेबल पे होता था। तो एक एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो तुमको ऐसे पकड़ लेते हैं। जैसे आप सपोज कोई भी जगह जाओगे, आप मेरी पेंटिंग में देखोगे या आप कोई मार्केट में जाओगे ऐसे, या फिर आप खुद के ही पुराने शोरूम में जाओगे तो आपको ऐसा लगे हाँ ये पेटी मेरी नानी के पास थी, या ये अलमीरा मेरे दादी के पास थी, या ऐसी वो क्लिप वाली वीआईपी की सूटकेस मेरे पापा के पास थी। वो एक एक ऑब्जेक्ट तुम्हारे को खींचती है तुम्हारे तरफ। बराबर। सो ये एक था। आपको और जो बर्तन भी होते हैं, सपोज वो ब्रास के इतने बड़े बड़े टिफिन बॉक्सेस होते हैं, अभी तो हमारा छोटा सा होता है पर वो टिफिन बॉक्सेस वो जमाने में फैमिली का होता था पूरा, कि वो पूरा एक तुम ट्रैवल में लेकर जाओ या पिकनिक में लेकर जाओ, उतना बड़ा टिफिन बॉक्स होता था। वैसी चीजें
और अगर आप देखोगे कि कोई बर्तन होते हैं उसके अभी भी, अब आप स्टील के या कोई बर्तन देखोगे तो उसपे नाम लिखा होता है इसके तरफ से। उसकी वैल्यूज, वो, उसकी इमोशनल हाँ, वैल्यूज, तो अभी भी वो डब्बा तुम देखोगे, जैसे सपोज ये बॉटल है वहां लिखा है, तो तुम वो पढ़ोगे, अच्छा इसने इसको इस तारीख को इस ओकेजन पे दिया था, तो आपको पूरी चीजें याद आ जाती है कि हाँ। या तो आपको ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी है, मैं बोल रही हूँ, या जो अलमीरा बोल रही हूँ, या ब्रास के बड़े बड़े बर्तन बोल रही हूँ, आपको ऑनलाइन भी अभी मिल जाएंगे। बट द थिंग इज कि जो ऑनलाइन अभी आपको मिलेगा ना, पूरा पॉलिश्ड न्यू मिलेगा, जिसमें वो स्टोरी नहीं होगी। पर बिल्कुल। ये जो आप पुरानी अबैंडन चीज है ना, वो हर एक की एक, यू कैन से, हमको कॉलेज स्कूल में जो होता था ना गुलाब की आत्मकथा, या वैसे ही हर ऑब्जेक्ट की एक आत्मकथा है कि वो जनरेशन से किसी को आई है, या एक फैमिली ने दूसरे फैमिली को बेचा है, तो हर एक ऑब्जेक्ट की एक आत्मकथा होगी। और क्या अगर बात आप, है, वेरी ब्यूटीफुल। वो जंक मार्केट में उसकी कहानी खत्म नहीं हुई है, वो वहां से कोई और खरीदेगा, फिर उसकी कहानी और आगे जाएगी, वो कहीं और किसी के घर में सजेगा, और वो स्टोरी कंटिन्यू होगी। तो मुझे ये स्टोरीज को अपनी पेंटिंग्स के थ्रू दिखाना था कि जब मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई मेरी पेंटिंग देखता है, तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन और खुशी होती है कि अगर एक एल्डरली इंसान भी आकर मुझे कहता है कि हाँ मेरे पास ये पेटी थी, या कोई यंग मेरे एज का भी आता है या मेरे से छोटा होता है, हाँ मेरे नानी के गांव में ऐसा ये था, तो वो रिलेट करते हैं ना, तब बड़ा मजा आता है। क्या बात तो है, इट्स लवली, वो लवली, वो बताने की मजा आती है पेंटिंग से। लवली। The way you describe your theme, the concept, जैसे जैसे आप बोलती जा रही थी, I was going through that flashback, क्योंकि मेरे घर में अभी भी मेरे पास वो लास्ट टाइम जब मैं इंडिया विजिट किया तो आई फाउंड दिस कॉपर 4 बिग वेसल्स, जो मेरे बहुत पुराने दादाजी के टाइम से, मेरे नाना जी के वहां से उससे आते, मेरे घर में था वो। एंड इतना बड़ा इडली का बांडी, हाँ। कॉपर का, पुराना का, हाउ and it's still there. I know, very 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 beautifully, very the most interesting aspect of your paintings, see, I have seen artists who work on objects ऐसा, लेकिन बहुत कम पेंटिंग्स ऐसे दिखते हैं जो एक स्टोरी, एक आत्मकथा बोलती है, एंड उस स्टोरी, उस आत्मकथा के साथ जो व्यूअर है वो जुड़ जाता है, वो अपनी एक दिस में है। सो आई थिंक द यूएसपी ऑफ योर पेंटिंग्स इज दिस, बहुत दिस थिंग, एंड एडिंग टू दैट इज your drawing skills. I know that you have an architecture background, no doubt, क्योंकि वहां पे भी बहुत precise drawing होती है, ट्रेनिंग होती है, बट लेकिन एक फंक्शन, क्योंकि आर्किटेक्चर में बेसिकली व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, क्योंकि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है आर्किटेक्चर के बारे में, बट जहां तक भी देखा हूं मैं, इट्स मोरली विद वेरी वेरी प्रोमिनेंट एंड सम ज्योमेट्रिकल शेप्स, स्क्वायर, ट्रायंगल, कुछ सर्कल, सेमी सर्कल, कुछ बन के उसमें खेल खेलना होता है। But whereas in art you have a combination of not only these geometric forms, but you have that shadow effect, you have that story effect, you have that atmakatha effect, this thing. So how did you go through this process of moving from functional to an aesthetic or emotional aspect through your drawings and through that beautiful watercolor medium? Because what I think is like, watercolor and oil color एक ऐसा है, painting is natural, original, बहुत उसकी मजा ही अलग है उसमें, and it is a very tough medium also, watercolor. क्योंकि it's not that क्योंकि acrylic में हम कुछ भी करते हैं तो अगर कुछ गलत हुआ तो उसको कर सकते, watercolor में कुछ नहीं कर सकते। So how was this transformation in terms of drawings and colors, moving from functional to an emotional, of course architecture में भी aesthetic होता है, so a functional aesthetic to an emotional aesthetic, emotional, yeah. So actually when I was working, जब इतना टाइम नहीं मिलता था पेंटिंग और इसके लिए, तो तभी जिन लोगों के काम देखते थे तब बड़ा मजा आता था हाइपर रियलिस्टिक चीजें देखने का, कि अरे वाह एकदम फोटो जैसा बनाया है करके। मुझे ऐसा लगता है हाँ मैं भी ऐसा बनाऊं करके, खुद के कुछ मेमोरीज के कुछ फोटोज लेकर आओ, उसको वैसे की वैसे बनाऊं करके। तो वो फैसिनेशन उन आर्टिस्ट लोगों को भी बहुत फॉलो किया, और उनको
वो टाइम बहुत इंस्पायर्ड थी मैं कि हाइपर रियलिस्टिक चीजें बनाऊं करके। बट देन जब करना शुरू किया तब मैंने कहा सोचा कि अगर कैमरा जो प्रोड्यूस कर रहा है वही अगर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ तो एज आर्टिस्ट मैंने क्या इनपुट डाला। बराबर पहले ये था जब कैमराज नहीं थे तब लोग आर्टिस्ट को हायर करते थे कि जो चीज है वैसे बनाओ करके, पर आफ्टर कैमरा जब आया है तब से चीजें काफी डिफरेंट है। तुम्हें वैसे ही चीजें अगर प्रोड्यूस करनी है तो फिर मे बी अब जैसे मैं कुछ आर्टिस्ट का सुनती हूँ तो अगर किसी ने तुम्हारे पेंटिंग को फोटो बोला तो वो तुम्हारे लिए एक इंसल्ट रहनी चाहिए, ऐसा भी मैंने सुना है। सो एक हाँ चलो वहां से मेरा एक स्टार्ट हुआ कि ओके ऐसी पेंटिंग्स बनाते हैं तो लेट्स ट्राई दैट करके। देन आई अंडरस्टूड कि नहीं उसमें मुझे एक खुद का एक आर्टिस्ट का व्यू डालना है, एक क्या बोलेंगे एक स्किल से लेकर एक पैशन से मिलाकर कुछ चीजों को मिलाकर वो एक चीज बननी चाहिए जो फोटो नहीं लगनी चाहिए करके। तो वहां से शुरुआत हुई ड्राइंग और पर्सपेक्टिव 3D विजुअलाइजिंग फॉर्म्स एंड देन उसको कैसे तुम इमेजिन करके उसको पुट करते हो, कैसे उसको कंपोज करते हो, उसकी तरफ मैं थोड़ा मूव हुई। एंड जब मैं बनाती भी हूँ ये पेंटिंग्स या ड्राइंग्स तो एक होता है कि जहाँ पर तुम पूरा एंड टू एंड उसको ड्रॉ करते हो, उसको जैसे ऑल एजेस ऑल चीज सब तुमने ड्रॉ किया और बनाया। बट विथ वाटर कलर मुझे ये फ्रीडम मिला कि जब मैं वो बनाती हूँ जो जो भी चीज बना रही हूँ कुछ एजेस को मैं है ना छोड़ देती हूँ, उसको डिफाइन नहीं करती हूँ, वो व्यूअर उसको कंप्लीट कर लेगा कि ओके यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन होगी या यहाँ से यहाँ एक कॉर्नर होगा, हर एक चीज बनाने की जरूरत नहीं है करके। तो वो फ्रीडम मुझे वाटर कलर में एक मिला कि लॉस्ट एंड फाउंड एजेस जो कहते हैं कि कुछ चीजें छोड़ दो, वो चीजें मुझे मेरे कंसेप्ट में भी हेल्प की। क्योंकि अगर तुम एक पुराना फोटो निकालते हो तो वो कैसे वो प्लास्टिक के अंदर या एल्बम के अंदर ऐसा निकालने के टाइम उसके कुछ चीजें ऐसे उखड़ जाती है तो उसमें भी तुम्हारा फोटो ऐसे व्हाइट व्हाइट दिखने लग जाता है। वैसे ही मैं ट्राई करती हूँ कि पेंटिंग्स में भी ऐसे कुछ चीजें छूट जाए कि ओके ये थोड़ा धुंधला हो गया, ये फेड हो गया करके। तो पेंटिंग्स में मैंने वो ट्राई किया कि जो एकदम जो आप कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन एजेस एंड सब चीजें जो थी जो आर्किटेक्चरल में थी डिफाइंड थी उसको मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, उसको थोड़ा सा फ्री कर दिया। सेकेंड ये कि जैसे आपने कहा कि फंक्शनल, ये ऑब्जेक्ट्स भी फंक्शनल थे। अभी शायद अबंडेंट है, अभी या कोई और एस्थेटिकली कहीं और घरों में है, बट जैसे मैंने पहले भी बात की कि एक स्टोरी ये करता है तो स्टोरी के साथ में वो तुम्हारी इमोशंस को भी जगाता है, तुम्हारी खुद के या तुम्हारे ग्रैंडफादर के या नाना नानी के वगैरह। तो वो एक इमोशनल चीजें उसमें आने लगी। सेकेंड जैसे आपने वाटर कलर की बात की तो वाटर कलर भी व्हेन आई स्टार्टेड टू गेट इनटू दिस फील्ड मैंने सबकी चीजें थोड़ी 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 समझने की कोशिश की, टेक्निक समझी एंड देन समहाउ वो खुद की एक स्टाइल डेवलप होने लगी। ट्रू वाटर कलर बहुत हार्ड मीडियम है पर आई थिंक विथ प्रैक्टिस इट इज लाइक कि तुम उसको टेम कर सकते हो, उसको फ्री छोड़ भी सकते हो और टेम भी कर सकते हो। मुझे वो चीज का मजा आता है कि मैं एक लेयर ऐसे छोड़ देती हूँ उसको कि क्या होगा, मैं 2 घंटे बाद वो सूखेगा तब देखूंगी कि उसमें उसने क्या क्रिएट किया है, खुद ने वाटर ने मिक्स होके कलर के साथ में क्या क्रिएट किया है। एंड देन एक लेवल आता है जहाँ पे तुम उसको टेम भी कर सकते हो। वाटर कलर को टेम कर एक प्रैक्टिस के बाद यू कैन जो बोलते हैं ना कि वाटर कलर को रीडू करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर कुछ चीजें होती है जहाँ पे तुम उसको रीडू कर सकते हो, उसको टेम कर सकते हो। तो वो एक फन मुझे अच्छा लगता है इसका वाटर कलर का। सो दैट्स हाउ वाटर कलर में उसको रिप्रेजेंट करने में मजा आ रहा है। Excellent. And in all your paintings, there is one beautiful common thing, that is the magic green box. बराबर Correct? वो मैजिक ग्रीन बॉक्स देखते ही पता चल जाता है कि ये नाज़नीन का पेंटिंग है। हाँ That's like signature element of yours. हाँ। तो उसके पीछे क्या स्टोरी है थोड़ा बताओ ना। बेसिकली पहला तो ये स्टार्ट हुआ कि ऐसी टाइप की पेटी मेरे दादी के पास थी, क्योंकि ऐसा था ना वो टाइम पर कि कुछ भी घर में आता है ना तो पहले दादी के पास एक टाइप का वो सरेंडर होता था। फिर दादी उसमें से वो पेटी में रखती थी और टाइम आने पर उसको निकाल कर देती थी करके, वो इधर उनकी बहू को देना हो बच्चों को देना हो वो पेटी में से निकल के फिर आता था। तो एक पेटी चीज बहुत साथ में रह गई मेरे।
सेकेंड, वो हर पेंटिंग में इसलिए आता है कि आई बिलीव कि इट इज मी, माई प्रेजेंस विथ थिंग्स। जैसे मैं बहुत बार ये गाना रिपीट करती हूँ उसके साथ कि आते जाते खूबसूरत आवारों सड़कों पर, कभी कभी अनजान लोग मिल जाते हैं, जिसमें से कुछ याद रहते कुछ भूल जाते हैं करके। तो उसी तरीके से मैं ये हर चीज के साथ में उसको फ्लो करती हूँ कि हाँ, इनके साथ भी मेरी स्टोरी है, इसके साथ भी स्टोरी है। ये ग्रीन टंग कहीं पर एकदम डोमिनेटिंग सामने आती है, जहाँ ऐसा लगता है कि जैसे हम लाइफ के कुछ सिचुएशन में एकदम डोमिनेटिंग आगे बढ़कर होल्ड लेते हैं उस चीज का कि हाँ मैं ड्राइव करूंगी, या मैं ये चीज का होल्ड लेती हूँ, या मैं ये चीज को कंप्लीट करूंगी टाइप। और कुछ सिचुएशन में हम पीछे रहते हैं, वैसे ही वो ग्रीन ट्रंक कुछ चीजों में पीछे रहती है कि ओके, आई एम नॉट द पर्सन इन दिस सिचुएशन टू बी डोमिनेटिंग द सिचुएशन। आप लोग जैसे बोल रहे हो आई गो विद द फ्लो। तो वो एक बैलेंस होता है लाइफ में कि कुछ चीज तुम हर चीज में डोमिनेट नहीं कर सकते और हर चीज में पीछे नहीं रह सकते हो, पर आपको वो बैलेंस रखना होता है। वैसे ही वो ग्रीन ट्रंक हर चीज में या तो डोमिनेटिंग दिखेगी मेरे पेंटिंग में, या तो कहीं पीछे छोटी सी दिखेगी कि ओके मैं सिचुएशन के साथ जा रही हूँ करके। और वो हर ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे हमारे साथ भी अगर हम देखेंगे कि बचपन से कभी मैं बहुत बार ऐसा करती हूँ कि बचपन से मुझे कौन कौन लोग मिले जो आज कभी मिलते ही नहीं है, कभी फेसबुक पे देखा तो याद आते हैं करके। तो हमारी पूरी जर्नी में हमें कई लोग मिलते हैं जो भूल जाते हैं, कभी वक्त याद आते हैं, कभी कोई साथ रह जाते हैं। वैसे ये ट्रंक हर ऑब्जेक्ट के साथ अपनी स्टोरी क्रिएट करता है, और वो ट्रंक कहीं पे बहुत यादगार रहता है, कहीं पे पीछे छुपा हुआ रहता है। तो वो एक तरीके से मैं खुद को डिफाइन करती हूँ वहां पर। Yeah, excellent, बहुत beautiful. I think more than dominant, you can say like it is a prominent element. हाँ, मे बी। It's like लेकिन हाँ, लेकिन उसकी वो कहीं कोने में तो कहीं रहे, लेकिन है, दिख रहना चाहिए। So it makes a कैसे कहते हैं ना कि घर में शादी हो, वो भले यू नो कुछ बोले या ना बोले, लेकिन घर में होना चाहिए, रहना चाहिए। Okay, it may be that she is in a room chanting and all, बोला रहने दे, भले हम लोग रहे, but she is there, you know, वो it feels complete, like you know, कंप्लीट। हाँ, सही घर बात। घर जैसा लगता है। हाँ, I've seen your initial works, पहले के भी काम देखे, एंड पक्का वो देखने के बाद ऐसा लगता था कि ये दिस आर्टिस्ट मेरे ख्याल से कबाड़ी मार्केट में ही रहती होगी। It's like, so how was your experience like? Because one thing what I've observed is like your the subject that you have taken, or the objects that you take, the forms that you take, there is a primary source of information or this thing collection. It's not something like, you know, kahin se uthaya, borrowed idea nahi hai. It's not a borrowed. It is something like which is gone, and you have a, it's not from any secondary source. It's like a primary source. I've seen you going into that kabaddi market, वहाँ ये फोटो लिया, वो फोटो लिया, ये फोटो लिया, उसको लिया, and so the बहुत इंटरेस्टिंग और प्रॉमिसिंग पार्ट ऐसा लगता है कि इट्स लाइक यू हैव अ प्राइमरी सोर्स, एन ओरिजिनल और एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड तो कबाड़ी मार्केट में जब जाती थी तो कैसा लगता था? हाउ व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक, वेयर यू गो, कहीं तो जाके वो चकड़ी गाड़ी में किधर तो फोटो लिया, एंड इट गिव्स अ वाइब लुकिंग, यू नो, व्हाट्स द मैटर विद दिस गर्ल? हुआ है कभी, कैसा हुआ है? ऐसे ही था। हाँ, जब मैं फर्स्ट टाइम गई, मैंने मेरे हस्बैंड को साथ में लेके गई थी, क्योंकि मुझे नाम सुन के ऐसा लगा था कि पता नहीं कितना सेफ होगा जाने के लिए। थोड़ा हिचकिच हुई वहां पे। एक दो बार अर्बन स्केचर्स के साथ में गए थे, तो फिर मुझे लगा कि ओके दिस इज ओके करके। तो यहाँ पर मुंबई में एक चोर बाजार करके है, जहाँ पर ये सब टाइप के पुरानी चीजें मिलती है। तो वैसे तो कहा जाता है कि रात का चोर बाजार सुबह 4 बजे का कुछ और होता है, और हम जो दिन में जाके देखते हैं वो कुछ और होता है करके। बट वहां पर जब गई, जैसे मैंने कहा कि वहां गई मैं, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ऐसा ही था कि बाप रे, इतना केओस, इतने सब ऑब्जेक्ट्स एक के ऊपर एक पड़े हैं, कैसे भी कोई भी अरेंजमेंट में पड़े हैं करके। और बाद में व्हेन यू स्टे देयर, थोड़ा सा रुकते हो, बैठते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो तुम्हें वो चीजें एक एक करके याद आती है। जैसे मैंने कहा, जब मैं जैसे एक बात कहूंगी कि ये चीजों का इंटरेस्ट है ना, मुझे बचपन से इसलिए रहा है क्योंकि मेरे डैड को बड़ा शौक है इस चीज का। मेरे डैड को कलेक्शन करने का, मुझे और मेरे डैड को अजीबोगरीब चीजें कलेक्ट करने का बड़ा शौक था। मेरे डैड का स्टैम्प का, कॉइन्स का, करेंसीज, एंड देन मैच बॉक्सेस का बहुत
कलेक्शन था। और ऐसे ही नहीं, मेरे डैड का अगर मैच बॉक्स का कलेक्शन है तो एक भी मैच बॉक्स का वो जो ये होता है सील, वो भी ब्रेक नहीं किया होता, उनको ब्रांड न्यू वो कलेक्शन के लिए चाहिए थी। और इट इज नॉट ओनली छोटा वाला, मेरे आई स्टिल रिमेम्बर डैड के पास में एक 10x10 इंच का मैच बॉक्स था शकुंतला की स्टोरी पर, जिसको खोलने पर और छोटे छोटे 4 स्क्वायर मैच बॉक्स निकलते थे और उसके दोनों साइड स्टोरी होती थी शकुंतला की। वो और हर एक चीज इतनी इंटैक्ट रखी हुई होती थी। आप उनका स्टैम्प का भी कलेक्शन, इट इज नॉट कि एनवेलप में से फाड़ कर वो स्टैम्प लगाया हुआ स्टैम्प है करके पोस्टेज स्टैम्प, उनका स्टैम्प का कलेक्शन इज जो रिलीज के दिन में स्टोरी के साथ में एक लिफलेट के अंदर स्टैम्प होता है, वैसी पूरी लिफलेट्स का कलेक्शन है उनका। तो मैं उनके साथ में वो बड़े अरेंज करने में लगती थी कि ओके मैच बॉक्सेस को फ्लावर्स के कैटेगरी में, देन व्हीकल्स की कैटेगरी में, इसे वो सब अरेंज करने में बड़ा मजा आता था। और मेरा डैड हमेशा ऐसा समझो कि जंक में पड़े होते हैं और मेरी मॉम बड़ी उससे ये होती है कि तुम दोनों बहुत अभी नाउ आई गेट लाइक यू नो ये वियर्ड आइडियाज तुमको कहाँ से आते हैं, मुझे समझ आ गया। ये मेरे डैड का है। और वो चीजें जमा करना बड़ा शौक था। पर 12th के बाद ऐसा हुआ कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हॉस्टल लाइफ में गए, एंड देन जॉब के लिए पीजी में रहा, फिर जॉब में बहुत ट्रैवल और ये था, तो बिलोंगिंग्स मेरी बहुत कम हो गई कि बस इतना इतना, क्योंकि तुम कुछ लोगों के साथ रहते हो, ज्यादा बिलोंगिंग्स नहीं रख सकते हो, सारी चीजें लॉक में रखना होता है वगैरह, तो ये चीजें थोड़ा कम हो गया मेरा। देन एक ये भी कहेंगे कि मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल भी कम हो गया था, बिकॉज देन जॉब में ऐसा हो गया था कि ओके नंबर्स प्रेजेंटेशन आज ये है, ये एक्सेल बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो चीजों को ऑब्जर्व करना भी बहुत कम हो गया था। पर जब मैंने जॉब छोड़ा और उसके बाद ये अर्बन स्केचिंग और इसके थ्रू मैं जब जंक मार्केट में गई, तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने चीजों को फिर से ऑब्जर्व किया और चीजों को फिर से अप्रिशिएट करना शुरू किया, जो एक आर्टिस्ट का एक बेसिक काम होता है। क्योंकि अगर आप पोर्ट्रेट वालों को देखोगे या कोई इसको देखोगे, वो चलते फिरते लोगों के एक्सप्रेशंस देखता है, वो ऑब्जर्व करता है, मेन मेन उसका काम होता है कि ऑब्जर्व करना है, देन उसको अपनी पेंटिंग्स में लाना। तो ये जो मेरा छूट गया था, वो उस जंक मार्केट में जाके एक ऐसा आप कहोगे कि उसको फिर से जन्म मिला, कि वो चीजों को अप्रिशिएट करना, वो चीजों को उसके साथ रिलेट करना, खुद को ऑब्जर्व करना, उसका मेमोरीज के साथ में रिलेट करना, वो चीजें मेरी वहां जंक मार्केट में जाकर हुई। हाँ, आपने जैसा कहा कि इनिशियली मेरा वही से ही होता था, क्योंकि इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया ये पेंटिंग्स करना, तब लोग मेरा काम को चोर बाजार बोलने लग गए पर एक्चुअली इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, आई कैन नॉट डिनाई इट, बट अभी मेरा उससे काफी डिफरेंट है। यू विल नॉट सी कि वो चोर बाजार का ही चीज है। नाउ इट इज हैविंग अ कॉमन ग्रीन ट्रंक, इट इज हैविंग एलिमेंट विच इज थीम बेस्ड, इट इज नॉट जस्ट कि वो दुकान का मैंने कुछ पेंट किया है। इनिशियली इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, बट नाउ अगर आप देखोगे तो थीम बेस्ड होता है। जैसे मैंने एक सीरीज किया था फेडेड मेमोरीज की, जहां पर तुम्हारी कुछ पुरानी यादें तुम्हें याद आती हो, कुछ धुंधली सी यादें होती है, उस पे मैंने काम किया। देन करंटली आई एम वर्किंग ऑन बचपन सीरीज की। जब से मेरी बेबी हुई है, मैंने तब से ये सोचा कि जो अभी हमें टॉयज दिखते हैं या अभी जो खिलौने हम देखते हैं, वो हमारे पहले वाले जो लकड़ी के खिलौने होते थे, जो मिट्टी के छोटे छोटे किचन सेट्स होते हैं, या जो कपड़े की गुड़िया बनाई जाती थी, या मेरी दादी है ना, गुड़िया के ऊपर वो मोती से वो गुजराती वर्क होता है ना, मोती के कपड़े बनाना वगैरह, हाँ काफी चीजें मेरी दादी से भी आई है तो वो छोटा छोटा चीजें जो अभी नहीं मिलती है, जो प्लास्टिक के खिलौनों में नहीं मिल पाती है, तो मुझे वो चीजें पुरानी यादों में लेके गए। एंड आई थॉट ऑफ वर्किंग ऑन अ बचपन सीरीज, जहाँ आपको लकड़ी की काठी पे घोड़ा, देन पुरानी वो ट्राई साइकिल होती थी ना, जो लोखंड की, जो शायद जंग खा जाती थी, क्योंकि एक मिनट चार्जिंग, हाँ। तो अभी जो साइकिल्स मिलती है शायद हमें प्लास्टिक की मिलती होगी, या न्यू चाइना में। हाँ, पर जो पुरानी ट्राई साइकिल्स थी उसको हम टोबू साइकिल बोलते थे, जिसको पीछे एक डबल सीट होती थी, धक्का मार के लेके जाते थे टाइप्स वाला। सो वो चीजें फिर मैंने अभी वो बचपन सीरीज पे वर्क करना स्टार्ट किया। या फिर पुरानी जो चेयर्स होती थी उस पे एक और एक सीरीज आई एम वर्किंग ऑन इज बैठक सीरीज। तो ऐसे वो स्टार्ट हुआ है जंक मार्केट से, बट देन इवॉल्व होके वो ऑब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस चेंज होके फिर सीरीज में वर्क हुआ। Excellent, excellent. It's a very brilliant evolution.
हाँ चार्जिंग करें तो हाँ. Yeah, it's a very brilliant evolution. That's excellent. And who are the artists who inspired you? Of course, your इसमें, लेकिन आर्ट फील्ड में ऐसा कौन है कि मतलब who inspired you, और अभी भी ऐसा लगता है कि it may be Indian, it may be Western, कोई भी हो, whatever it is, a combination. See, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहले मुझे हाइपर रियलिस्टिक काम बहुत पसंद आता था कि अरे वाह क्या आर्टिस्ट है, इसने एकदम फोटो जैसा बनाया है करके. तो वो कुछ आर्टिस्ट लोग थे, बट देन चेंज होते गया माइंड, जैसे जैसे वर्क करते गए चेंज होते गया. और वाटर कलर भी टेक्निक्स, और इसके लिए मैंने काफी लोगों से इंस्पायर हुई, उनसे सीखा. और उनके मैं कहूंगी कि मैंने एक जॉब छोड़ के 1 साल तक शिद्दत तक यूट्यूब से और बुक से जितनी चीजें सीख पाए वो की. पर फिर उसके बाद जो कहते हैं ना कि वो एक लर्निंग प्रोसेस थी, और उसके बाद में मैंने उसको अनलर्न करना शुरू किया, क्योंकि देन यू गेट बहुत इंस्पायर हो जाते हो तुम उनसे, और इंस्पायर ठीक है उनसे इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं. तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके अनलर्निंग शुरू की, जो चीजें सीखी थी. देन ग्रेजुअली वो चीज ने मेरे को एक स्टाइल डेवलप करने में हेल्प की. ऐसे तो काफी आर्टिस्ट मुझे एक्रेलिक और ऑयल्स के भी काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं, कि जिनके काम में एक टेक्सचर आता है, एक 3D इफेक्ट आता है, तो काफी है. But you don't remember any names? हाँ, स्पेसिफिक ऐसा कि जिनको भगवान जैसे मानते हैं, अभी तक तो बहुत सारे पसंद आए, पर मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि ये मेरे भगवान जैसे कि इनका मैं ये करूँ. पर मैं कहूंगी कि मैं बहुत सारे आर्टिस्ट से बहुत कुछ सीखा है, मे बी उनके टेक्निक्स से, या उनके बोलने से, या उनके थॉट प्रोसेस से, पर मैंने काफी सीखा है. Excellent, brilliant. Is there any very interesting, या something like एक बहुत something which is very close to your heart, or something challenging, like something which you यार हो सकता नहीं है, very challenging, ऐसा कोई concept या theme है कि यार ये चीज करना चाहती हूँ? फिलहाल तो जो सीरीज में वर्क कर रही हूँ उसी के फ्लो में थोड़ा, और वाटर कलर्स में ही पहले तो, और अलग अलग थीम्स मुझे करने. जैसे एक मैं सोच रही हूँ, ये बचपन सीरीज मैंने बात की, एक बैठक सीरीज जिसमें मोर ऑफ सिर्फ चेयर्स नहीं, बट एक बैठक होती थी, जैसे कि ऐसी लो लाइंग चेयर्स होती है जहाँ पर तुम गप्पे मार रहे हो, वो टाइप का बैठक. या फिर कहीं पर लो सिटिंग होती है, नीचे पालती डाल कर हम खाना खाने बैठते हैं, वो टाइप का सिटिंग होता है, वो बैठक की जहाँ पर लोग मिलकर बात करते थे करके. तो वो एक सीरीज पे वर्क करना है. एक है जैसे दादी नानी की कहानियां, या उनकी यादें, कि उनके बर्तन है, या उनके अचार के, या कोई चीज की मेमोरीज है. या मैं जैसे मेरी दादी नानी से काफी क्या बोलते हैं, भरत काम होता है ना, वो मेरा वेकेशन में एक ही काम होता था. बाकी मेरे सिबलिंग्स कजिन्स खेलने चल जाते थे, और मैं उनके पास बैठ के वो सुई धागा लेकर अपना शुरू रहती थी. तो वो कुछ मेमोरीज है मेरी, जो मुझे वो मिट्टी के उनके जो वो लिपे हुए घर होते हैं ना, जिसमें ऐसे निशेस होते हैं अलमारी के जगह वगैरह, तो वो एक सीरीज पे वर्क करना है मुझे. तो ये मोस्टली एक है कि वाटर कलर पहले एक्सप्लोर करूँ, फिर कुछ और भी मीडियम्स भी मुझे ट्राई करने हैं. एक्रेलिक और ऑयल में भी मुझे जो फेडेड इफेक्ट है, या फिर जो एक उसमें 3D टेक्सचर इफेक्ट है, वो थोड़ा एक्सप्लोर करना है. देन लेट्स सी जर्नी कहाँ ले जाती है. Very, very beautiful. You have spoken brilliant, Nazrin. You have given a very good, nice idea, presentation of your thought process, theme, कैसे काम करते हो, कहाँ करते हो. Is there anything like which we have not discussed, which you want to share, which you want to say, which you want to tell something? I don't know whether this is the platform or not, but arts मैं कहूँगी कि it's not easy to get into ये. जैसे तुम्हारी एक एजुकेशन जिसमें लिया है, और जिसमें तुम्हारा पेइंग शुरू है, तुम्हारा जॉब शुरू है, वो सब छोड़कर तुमको अननोन वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स में आना है, तो इट इज नॉट, आई मीन फॉर मी इट वाज नॉट दैट इजी कि आ गए और कर लिया टाइप्स. कंफ्यूजन्स बहुत थे. कुछ लोग मिले जिन्होंने डिस्करेज किया, कुछ लोग मिले जिन्होंने एनकरेज किया, पर लकीली बाय ग्रेस ऑफ गॉड कुछ अच्छे मेंटर्स भी मिले
कि जो बहुत अच्छे से हैंड होल्डिंग देकर, एक मोटिवेशन देकर आगे लेकर गए। तो मैं कहूंगी कि बस मैंने आंख बंद करके काम शुरू रखा और ऊपर वाले पे छोड़ दिया, वो जहाँ ले जाए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जहाँ पे मेहनत है, यू हैव एन आइडिया, यू हैव गुड हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, यू हैव कंसिस्टेंसी, यू हैव स्किल डेवलपमेंट, लर्निंग, ये पूरा होने के बाद इट्स लाइक डेफिनेटली द आउटपुट इज गोइंग टू बी एज एक्सपेक्टेड। एंड डेफिनेटली ऊपर वाला तो मेहनत को हमेशा साथ ही दिया है उसमें। आमीन आमीन। Yeah. So yes, I think we have discussed काफी सारे things about buying and listing and all. We'll conclude it right now here, and maybe next time again I will invite you when you have completed or done with more series or another series or another idea concept. Let's have another round of discussion, because this is interesting. This is an interesting subject and theme. So thank you very much, Nazneen, for being with us, sharing your ideas, your experiences, and what you think about it. Thank you, sir. Thank you. Yeah, thank you. So friends, this is Nazneen. आपने सुना उनके आइडिया, उनके थीम, उनके सब्जेक्ट, उनके काम करने के तरीके, and I personally believe that it's a brilliant theme and concept, जहाँ पे बहुत कुछ काम किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा काम करना बाकी है, and there is a huge scope for working. So I believe that you have enjoyed this discussion. Do like, share, comment, and subscribe channel We Are Artists, and thank you very much for being with us. Thank you, Nazneen, once again. Thank you, sir. Thank you.